हेलो एंड वेलकम टू हु मूव्ड माई मार्केट, एक ऐसा वीकली शो जहां हम पिछले हफ्ते की बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं और वो भी बड़े आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की पहली न्यूज़। इस हफ्ते की क्या है, पिछले 4 हफ्ते से यही न्यूज़ हर जगह दिख रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूएस और इजराइल और ईरान के बीच चल रही वॉर के बारे में। दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अभी तक तो आपको इस वॉर के बारे में पता चल ही गया होगा, क्योंकि आपके घर में भी एलपीजी की दिक्कत हो रही होगी। तो इसी वॉर के चलते आपको भी पता होगा कि एलपीजी की काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं इंडिया में और स्पेसिफिकली कमर्शियल सेक्टर में। तो इसी के चलते लास्ट वीक भी एलपीजी के प्राइस में 190 प्लस रुपीज़ का एक इंक्रीमेंट आया है। और एलपीजी गैस बस कुकिंग में नहीं लेकिन इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मेल्टिंग के लिए, हीटिंग के लिए और ऐसी सारी प्रोसेसेस के लिए, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज़ में ड्राइंग के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। इसी तरह फूड एंड बेवरेजेस और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में भी एलपीजी का यूज़ होता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ अफेक्ट हुआ है, लेकिन जो कमर्शियल यूज़ है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट दिखा है। और तो एनर्जी सेक्टर के साथ साथ फार्मा सेक्टर में भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है वॉर का। तो बेसिकली फार्मा पे जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि आइसोप्रोपिल, इथेनॉल, डीमिथाइल फॉर्माइडाइड जैसे रॉ मटेरियल्स की वैल्यू प्राइस में 30 से 70% तक का इंक्रीज़ देखा गया है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कॉस्टली हो रहा है। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक बेसिक इंग्रेडिएंट रहता है जिसको हम एपीआई बोलते हैं, जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी कीमत वॉर शुरू होने से पहले 220 से 250 रुपीज़ पर केजी हुआ करती थी, जो अभी 450 से 600 रुपीज़ पर केजी तक पहुंच गई है। और इसी रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज़ के चलते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फार्मा कंपनीज़ को सिर्फ मार्च के महीने में ही 2,500 से 5,000 करोड़ तक का लॉस हो सकता है एक्सपोर्ट बिजनेस। और खाने तक तो ठीक था, लेकिन अब बात और पर्सनल हो गई है इस वॉर की वजह से। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, एनर्जी सेक्टर और फार्मा सेक्टर के बाद जो अगला सेक्टर इफेक्ट हुआ है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कॉस्टली होने वाले आगे जाए। गजब की सिचुएशन हो गई है ना, घर पे रहे तो गैस नहीं है तो खाना नहीं बन सकता, और बाहर खाने जाना है तो सनस्क्रीन कॉस्टली हो गया है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो है लेबर लॉस के रिलेटेड। हाँ, तुम्हारे लिए भी है, जो तुम इंस्टाग्राम पे कॉर्पोरेट मजदूर वाली रील्स से जो इतना रिलेट करते हो, ये तुम्हारे लिए भी है। जोक्स असाइड, लेकिन पिछले साल नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेबर लॉस को बेसिकली 4 कोड्स में डिवाइड कर दिया था, जो है कोड्स ऑन वेजेस, कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क कोड्स। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने लास्ट नवंबर में इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था और कंपनीज से फीडबैक मांगा था जनवरी तक, और वो फीडबैक आने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, सो फाइनली ये इम्प्लीमेंट होने वाले हैं अप्रैल मंथ, या हो चुके हैं 1 अप्रैल से। और इसमें जो मेजर चेंज है वो है आपकी सैलरी को लेके, जहाँ पे जो बेसिक पे कंपोनेंट है आपकी सैलरी का, वो आपकी टोटल सैलरी का मिनिमम 50% होना चाहिए। इसकी वजह से जो रिटायर बेनिफिट्स है, पीएफ है, ग्रेच्युटी है, जो बेसिक पे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो आपका नेट इन हैंड सैलरी है वो कम हो सकता है। दूसरे प्रोविजंस के हिसाब से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो एक हफ्ते में है वो 48 तक लिमिट कर दिया है। जी हाँ, लिमिट है 48 तक। और जो अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो उसका डबल वेज देना पड़ेगा, जो आप रेगुलर वेजेस है उससे। इसी के साथ साथ जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है उसमें गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड किया है, जिससे जो गिग वर्कर्स है उनको भी रिटायर बेनिफिट्स सच एज पीएफ, ईएसआई सब एलिजिबल है इनके लिए, जो गिग वर्कर्स है। और जो वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉयज़ 40 इयर्स प्लस के एज के हैं, उनके लिए एक एनुअल मेडिकल चेकअप करवाना कंपलसरी है। और पिछली न्यूज़ देख के अगर थोड़ा बुरा लग रहा है कि इनहैंस सैलरी कम हो जाएगी, तो रुको जरा, सब्र करो। तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से नए इनकम टैक्स लॉज भी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, जिसके तहत जो न्यू इनकम टैक्स रेजिम है उसमें 12 लाख तक जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो इन हैंड सैलरी है वो पिछले साल से
बढ़ के आएगी। और न्यू इनकम टैक्स रेजिम और ओल्ड रेजिम के हिसाब से जो स्लैब्स है और उसके अकॉर्डिंगली जो जितना टैक्स लगता है वो आपकी स्क्रीन्स पर है। और इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स है, जैसे कि फॉर्म 16 को रिप्लेस कर दिया गया है फॉर्म 130 से, और फॉर्म 12BB को रिप्लेस कर दिया गया है 124 से। और ITR फाइल करने की जो लास्ट डेट जनरली जुलाई में होती थी वो अब अगले साल की मार्च 31 तक कर दी गई है, जो एक बड़ी रिलीफ है। और ये सब न्यूज़ सुन के मेरे को CA स्टूडेंट्स पे थोड़ी दया आती है, क्योंकि हर 1-2 साल में उनका सिलेबस चेंज होता रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो है बैंकिंग सेक्टर से, जहाँ पे RBI ने बैंक्स को नए NDF कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करने से या वो ट्रेड में एंटर करने से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो NDF सुन के आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देन डोंट वरी, पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। तो बेसिकली NDF का फुल फॉर्म है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, यानी कि कोई भी एसेट का एक्सचेंज नहीं होने वाला है, इसमें बस कैश में सेटलमेंट होने वाला है। इसको आप समझ सकते हैं एक बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जो लेकिन ये जनरली ट्रेड होता है करेंसीज में, और जनरली फॉरेन मार्केट्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर कोई भी अदर कंट्रीज की करेंसी में ट्रेड करना है तो उनके लिए ये ऑप्शन रहता है। तो अगर NDF समझे तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में डॉलर की प्राइस चल रही है कि $1 इक्वल्स टू 93 रुपीज़, राइट, वो अभी की प्राइस है, उसको हम बोलेंगे स्पॉट प्राइस। लेकिन ये वॉर की सिचुएशन और ये क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हुए देख के अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स सोचता है कि भाई ये डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इंडियन रुपी और वीक हो सकता है, सपोज़ $1 इक्वल्स टू 95 रुपीज़ हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लेगा, NDF कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली विच प्रोमिसेस कि भाई 1 महीने बाद $1 इक्वल्स टू 95 से ज़्यादा होगा। तो लेकिन अभी बैंक्स को इंडिया में वो डॉलर 93 का मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे थे, इंडिया से डॉलर खरीद रहे थे और वो NDF कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहे थे, जिसकी वजह से उनको जो डिफरेंस था, सपोज़ हमारे एग्जांपल में था 95 रुपीज़, तो 95 माइनस 93 कितना होता, तो 2 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा होता था। और ये कॉन्ट्रैक्ट सिंगल नहीं मिलियंस में होते थे, तो बैंक्स को बहुत फ़ायदा हो रहा था। लेकिन इससे हो ये रहा था कि इंडिया में डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी स्पेक्यूलेशन की वजह से, जिसकी वजह से रुपी और वीक होता जा रहा था, तो और इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा था। तो इसलिए RBI ने बोला कि जो बैंक्स ये स्पेक्यूलेशन ट्रेड्स और ये कर रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए, और जो उनकी ओपन पोजीशंस है उस पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जो थे $100 मिलियन के। तो आपकी कोई भी बैंक की ओवरनाइट ओपन पोजीशंस $100 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस ओपन पोजीशंस में जो लायबिलिटीज़ है या जो एसेट्स है और जो NDF कॉन्ट्रैक्ट्स है, सबको मिला के ये ओपन पोजीशंस कैलकुलेट की जाती है। तो बैंक्स को इससे कंप्लाई करने के लिए, RBI के ये रूल से कंप्लाई करने के लिए उनको ओवरनाइट अपनी पोजीशंस सेटल करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनको या तो लॉस हुआ है या जो प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हुआ है। तो इसी के चलते उनका प्रॉफिट कम होने की एक्सपेक्टेशन के साथ बैंकिंग सेक्टर में भी प्रेशर है। और इसी के साथ इस हफ्ते की भी न्यूज़ यहीं तक, और आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और अगर ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।